नमस्कार। मैं हूँ राकेश अचल और चक्षुदर्शी के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम लोगों के पास स्वागत करने के अलावा कोई काम बचा नहीं है। कारण ये है कि आप किसके बारे में बोलें, किसके बारे में न बोलें, ये तय करना बड़ा मुश्किल है। मुद्दे और घटनाक्रम इतनी तेजी से देश में घट रहे हैं कि ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि आज किस मुद्दे पर आपसे बात की जाए। फिर भी इस भागदौड़ के बीच में एक ताज़ा मुद्दा जो था वो जस्टिस वर्मा का था, जो अपने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, जिनके बंगले में आग लगी तो पूरे नोटों के बंडल जले मिले और उसके बाद देश में एक नया आंदोलन शुरू हो गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा को स्थानांतरित करके इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो वकील हैं उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया, ये कह कर के कि क्या इलाहाबाद कोई डस्टबिन है जहां आप किसी भी ऐरे गैरे को भेज देंगे। मैं जस्टिस वर्मा को ऐरा गैरा नहीं कहता। जस्टिस वर्मा लंबे समय से न्यायपालिका का हिस्सा हैं और उनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं, पहले भी रखते रहे हैं। तो रुपया उनके पास कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया, इसकी जांच कायदे से तो ईडी सीबीआई को करना चाहिए। लेकिन चूंकि जस्टिस वर्मा हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, तो अब उनके मामले की जांच हाई कोर्ट के मतलब उनके ही सहकर्मियों की एक समिति कर रही है, जो कि माननीय उच्च न्यायालय ने गठित की है। कायदे से ये जांच ईडी को होनी चाहिए थी, सीबीआई को दी जानी चाहिए थी। वो जांच करती कि ये रुपया जस्टिस वर्मा के घर में आया तो आया कैसे, किसी गलत तरीके से आया, किसी दूसरे तरीके से आया। तो अब ये तो लीपापोती लोगों को लग रही है, लेकिन कोई बोलता नहीं है, क्योंकि अदालत की अवमानना का मामला बनता है। लेकिन अदालत की अवमानना भी अब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं रह गई है, क्योंकि पिछले 75 साल में देश में सरकारों द्वारा, नौकरशाही द्वारा, स्थानीय निकायों द्वारा और राजनीतिक दलों द्वारा और राजनेताओं द्वारा अदालत की इतनी अवमानना की गई है, इतनी अवमानना की गई है कि अब अवमानना का भय लोगों के दिल से निकल गया है। आप देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब इस देश में भाजपा की सरकारों ने, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुलडोजर संहिता लागू की और एक वर्ग विशेष के लोगों के मकानों को ताबड़तोड़ गिराना शुरू कर दिया, भले ही वो किसी आपराधिक कृत्य में शामिल हों, भले ही वो आपराधिक कृत्य में शामिल ना हो, वो अदालतों द्वारा ही दोषी ठहराए गए हों या न ठहराए गए हों, बस आओ न ताओ और चढ़ा दिया उनके घरों पर बुलडोजर नहीं। और ये तर्क ये कि ये सब अवैध है। सवाल ये उठता है कि क्या सरकारें इतनी परम स्वतंत्र हो गई हैं कि माननीय अदालत के निर्देशों को भी नहीं सुनती हैं। हाल ही में नागपुर में दंगा हुआ, वहाँ एक आरोपी बने फ़हीम खान साहब। फ़हीम खान के घर पर दूसरे दिन महाराष्ट्र की सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया और इस घटना के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने कहा कि उनकी अंतरात्मा हिल गई है। मैं तो ये मान के चलता था कि हमारे देश की न्यायपालिका की जो अंतरात्मा है वो लोहे की बनी हुई है, वो इतनी आसानी से हिलने वाली नहीं है। लेकिन माननीय अदालत की खुद की ये टिप्पणी है कि उनकी अंतरात्मा हिल गई है, तो मानना पड़ रहा है। अब सवाल ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट या कोई भी कोर्ट हो, उसके मामले आदेशों के, उसके निर्णयों के, उसके निर्देशों की अवहेलना लोग करते क्यों हैं? शायद इसके लिए खुद हमारी न्यायपालिका जिम्मेदार है, क्योंकि उसने पिछले 75 साल में ऐसी कोई बड़ी नज़ीर पेश नहीं की है कि लोग माननीय अदालत के निर्णयों का सम्मान करें और सरकारें उन पर अमल करें। इसलिए ये घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। इक्का दुक्का केस हुए हैं, जैसे एक जस्टिस कर्णन का केस है और उनके खिलाफ अवमानना के मामले में 6 महीने की उनको जेल हुई थी। लेकिन बाकी मामलों में आप देखिए कि अगर दोषी सिद्ध पाए भी गए अदालत के की अवमानना के, तो क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा कह दिया कि भाई आपको अदालत उठने तक की सज़ा दी जाती, खड़े रहिए यहाँ पर। ज़्यादा से ज़्यादा ये कह दिया गया कि आप हर रविवार को जाके समाज सेवा कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी सज़ा हुई थी और कह दिया कि जाइए आप 50-100 पेड़ लगा दीजिए। या
बात तो यहाँ तक आई कि फेस सेविंग करते हुए माननीय न्यायालय ने प्रशांत भूषण के मामले में तो ये तक कहा कि आप 1 रुपया जमा करा दीजिए जुर्माने का तो आपसे मामला हट जाएगा। लेकिन प्रशांत भूषण अपनी जगह अड़े रहे कि वो ये जुर्माना नहीं अदा करेंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि से उन्होंने माननीय अदालत की अवमानना नहीं की है। तो ये तमाम घटनाएं बताती हैं कि माननीय अदालत अपने आदेशों की अवमानना कराने के लिए खुद जिम्मेदार है। और ये लोगों का दुस्साहस, सरकारों का दुस्साहस, नौकरशाही का दुस्साहस इसलिए लगातार बढ़ा है क्योंकि इस तरह के मामलों में कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको पता है कि देश में अदालत की अवमानना का जब तक हुआ था तब तक लोग इस पर अमल करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये डर दूर होता गया। और आज स्थिति ये है कि देश में सिविल अवमानना जो कोर्ट की होती है, 2 तरह की अवमानना होती है, एक सिविल एक क्रिमिनल। तो सिविल अवमानना के 96,993 मामले लंबित हैं और जो हमारी क्रिमिनल अवमानना होती है उसके भी 583 मामले लंबित हैं। भारत के संविधान में माननीय अदालतों को अनुच्छेद 129 और 215 के तहत कार्रवाई के अधिकार दिए गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि माननीय अदालतें इस अधिकार का खुलकर इस्तेमाल नहीं करती हैं। और खुलकर इस्तेमाल नहीं क्यों नहीं करती हैं? शायद वो कहती हैं कि वो लोकतांत्रिक अदालतें हैं, वो लोगों को सुधारने की कोशिश करती हैं, ना कि उनको धमकाने की कोशिश करती हैं। लेकिन मामला इतना है नहीं, मामला इससे ज़्यादा गहरा है। अब जो माननीय अदालतों का इकबाल है वो सवालों के घेरे में है। जैसे इस देश में पुलिस का इकबाल मिट्टी में मिल चुका है राजनीति के दखल की वजह से, वैसे ही मुझे अब लगने लगा है कि न्यायपालिका का इकबाल भी मिट्टी में मिलता जा रहा है। और इसके लिए फिर मैं वही कहूँगा, इस देश की न्याय की प्रणाली में बैठे हुए लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो सत्ता के साथ एक अघोषित गठबंधन करके चलते हैं। बहुत से न्यायाधीश हैं जो सेवानिवृत्त होने के बाद, चाहे वो CJI रहे हों, चाहे वो हाई कोर्ट के रहे हो या जिला न्यायालयों के रहे हों, कोई राज्यसभा में जा रहा है, कोई राज्यपाल बन के जा रहा है, कोई किसी दूसरी तरह से लाभ के पद पर बैठ रहा है। तो जब से ये लोभ लालच मन में न्यायपालिका में काम करने वाले माननीयों के दिल में आया है, तब से न्यायपालिका का भय धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लोगों को मालूम है कि हम अगर न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर भी देंगे तो कोई फांसी लगने वाली नहीं है। 6 महीने की सज़ा और 2,000-4,000 रुपये से ज़्यादा का जुर्माना होने वाला नहीं है। लेकिन ये भी नहीं लगता है। विजय माल्या जैसे लोग हैं और वो अदालत की अवमानना के दोषी पाए जाते हैं, उनको सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। माल्या साहब विदेश में बैठे हुए हैं। एक कर्णम इसका अपवाद है। कायदे से इस देश में न्यायपालिका को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए और विश्वसनीयता उसकी कायम रखने के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं उठाए गए। और जिस तरह से राजनीति में भाई भतीजावाद चलता है, वैसे ही हमारी न्यायपालिका में भाई भतीजावाद चलता है। कॉलेजियम सिस्टम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आप अतीत में झांक कर देखेंगे, जितने भी न्यायाधीशों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले बने, उनमें किसी में कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं की गई। या तो दोषी आरोपी जो न्यायाधीश रहे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, मामला रफा दफा हो गया, या फिर खुद माननीय न्यायालयों ने जांच के नाम पर उसकी लीपापोती करके मामले को समाप्त कर दिया गया। किसी भी एक सिंगल मामला ऐसा नहीं हुआ है कि जिसे व्यवस्था, जो हमारे यहाँ व्यवस्था है इम्पीचमेंट की, महाभियोग की, उसके जरिए किसी एक न्यायाधीश को हटाया गया हो भ्रष्टाचार के आरोप में। मामला पहुंचा इम्पीचमेंट के लिए संसद तक, लेकिन नहीं, जो हमारी संसद भी कन्नी काट गई इम्पीचमेंट चलाने से। हमारे संसद अगर तैयार हो जाए तो माननीय राष्ट्रपति तैयार नहीं होते हैं। यानी एक अघोषित गठजोड़ जो है धीरे धीरे इतना मजबूत हो गया है कि अब न्यायपालिका के ऊपर जो हमारी जनता का विश्वास है वो कम होने लगा है। और इलाहाबाद के जो वकील हैं वो एक तरह से मोर्चा खोलकर खड़े हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कि उनके यहाँ एक भ्रष्ट कहे जाने वाले, भ्रष्ट माने जाने वाले, अभी उनको दोष सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन उनके घर पर करोड़ों रुपए जले मिले हैं, तो उनको आप इलाहाबाद में ट्रांसफ़र क्यों कर रहे हैं? अब वहाँ की बार एसोसिएशन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई है। तो मुझे लगता है कि माननीय अदालत इस आंदोलन से दबाव में आने वाली नहीं है, जब तक कि ये आंदोलन पूरे देश में न फैल जाए। जरूरत है इस समय, देखिए, न्यायपालिका के शुद्धिकरण की जरूरत है, और ये शुद्धिकरण सरकार तो करने से रही। सरकार तो जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं,
चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे हमारा ये नीति आयोग हो, और चाहे खुद न्यायपालिका हो, इन सबके नाखून उखाड़ लेना चाहती है, इन सबके दांत तोड़ के रख लेना चाहती है, ताकि ये सरकार का कुछ बिगाड़ ना पाए। और सरकार का कुछ बिगाड़ भी नहीं पा रहे हैं। पिछले 11 साल में आपने देखा कि माननीय न्यायालय किसी भी राज्य सरकार के कान ऐंठ नहीं पाई है। कितने निर्देश दिए, कितनी घुड़कियां दी कि ये बुलडोजर संहिता बंद करो, लेकिन बंद नहीं हुई, बल्कि और तेजी से भड़क गई। उत्तर प्रदेश से चली, मध्य प्रदेश में इसका इस्तेमाल हो रहा है, राजस्थान में इसका इस्तेमाल हो रहा है, महाराष्ट्र में इसका इस्तेमाल हो रहा है, और तो और बिहार में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो जब इस देश में न्याय बुलडोजर करेंगे, न्याय की प्रक्रिया के पूरे होने की प्रतीक्षा सरकारें नहीं करेंगी, तो वही होगा जो आज हो रहा है। अब चाहे इसमें न्यायालय की अंतरात्मा हिल जाए, चाहे और कुछ हो जाए, न्यायालय को ये साबित करना पड़ेगा कि उसके पास जो व्यवस्था ने, हमारे जो भारतीय लोकतंत्र में व्यवस्था है, जो नाखून दिए हैं, जो दांत दिए हैं, उसका इस्तेमाल हमारी माननीय न्यायालय कर रही है। अन्यथा तो ये सिलसिला और ज़्यादा गंभीर होने वाला है। और स्थिति ये होगी कि अभी तक आप देखिए कि अविश्वास का जो मामला था, वो हमारी कार्यपालिका के प्रति था, हमारी विधायिका के प्रति था, और तो और हमारी जो खबर पालिका है, मीडिया है, उसके प्रति था, वो धीरे धीरे समाप्त हो गया है। अखबारों को सरकार ने जेब में रख लिया, कार्यपालिका को जेब में रख लिया। अब तो जो नौकरशाह हैं वो सत्तारूढ़ दल के कार्यक्रमों में खुलकर आने जाने लगे हैं। तो ऐसी स्थिति में बची थी न्यायपालिका, तो न्यायपालिका का जो इकबाल है वो भी खतरे में पड़ गया है, जब से सीजीआई गोगोई साहब ने राज्यसभा में जाने का फैसला किया भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में। तो होना तो ये चाहिए कि भारत की न्यायपालिका में जो एक धारणा है कि पंच परमेश्वर बसता है, ईश्वर का प्रतीक मानी जाती है, उसको लॉर्ड भी कहते हैं, अभी भी हम लोग लॉर्ड ही कहते हैं, मी लॉर्ड कहते हैं, अंग्रेजों के ज़माने में भी कहते थे। तो इनको उस आस्था को बरकरार रखने के लिए कुछ न कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए थे। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि भारत की न्यायपालिका अपने अस्मिता को बचाने में नाकाम साबित हुई है। और तो और आपको याद हो, 2-3 साल पुरानी बात है कि सीजीआई जो मुख्य न्यायाधीश हमारे देश के होते हैं, उनके खिलाफ उनके ही सहयोगियों ने मोर्चा खोल लिया था, और पहली बार वो प्रेस के सामने आए थे और उन्होंने सीजीआई के ऊपर भेदभाव के, पक्षपात के आरोप लगाए थे। ये इतिहास में पहली बार हुआ था, और अभी तो 75 साल का इतिहास है। 51 में हमारे सीजीआई काम कर रहे हैं खन्ना साहब। उनके पास समय है, उनके पास ये अवसर है कि वो न्यायपालिका की गिरती शाख को कायम करने के लिए कोई कठोर से कठोर कदम उठाएं, उसमें झिझके नहीं, उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो जो निर्णय देके जाएंगे वो निर्णय पत्थर की लकीर बनेगा, नजीर बनेगा। लेकिन अगर वो भी सत्ता प्रतिष्ठान के साथ घंटियां बजाते, आरतियां करते हुए देखे गए, तो मुश्किल हो जाएगा। जस्टिस वर्मा जो जिनके घर पर नोटों के बंडल मिले हैं, उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अगर यही नोटों के बंडल किसी राजनीतिक दल के नेता के घर मिलते, किसी अधिकारी के घर मिलते, तो अभी तक वो जेरे हवालात होता, उससे पूछताछ शुरू हो चुकी होती, ईडी, सीबीआई सब उसके पीछे लग गए होते। लेकिन माननीय वर्मा के पीछे कोई नहीं लगा है, सिर्फ उनके सहयोगी लगे हैं। और जब घुटना है, आप जानते हैं कि पेट की तरफ मुड़ता है। इसलिए इस कमेटी से, जो कमेटी बनाई है, जो सीजीआई साहब की ओर से, जो वर्मा जी के घर पर भी गई देखने के लिए, उस पर लोगों का बहुत भरोसा नहीं है। माननीय न्यायालय को ये मामला सीधे सीधे ईडी को सौंपना चाहिए, सीबीआई को सौंपना चाहिए, पुलिस को सौंपना चाहिए। और तब तक, जब तक कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता, तब तक जस्टिस वर्मा को निलंबित करके घर बैठा देना चाहिए। उन्हें कहीं तबादला करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जस्टिस जस्टिस हैं, वो कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, वो कोई नेता नहीं है। तो उनकी इज्जत रखना हमारी न्यायपालिका की मजबूरी है। इस मजबूरी से बाहर आने की ज़रूरत है। अन्यथा क्या होगा कि जो स्थिति हिंदुस्तान की पुलिस की है, पुलिस का कोई इकबाल नहीं है। पुलिस गिरफ्तारी के लिए जाए तो पिटती है, पुलिस तफ्तीश के लिए जाए तो पिटती है, पुलिस अगर खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने जाए तो पिटती है। सिर्फ इसलिए पिटती है कि उसका इकबाल मिट्टी में मिल चुका है। और ये इकबाल मिट्टी में किसने मिलाया? हमारे देश की
राजनीतिक व्यवस्था ने, उसका दखल, राजनीति का दखल पुलिस में इतने इस सीमा तक बढ़ गया है कि अब उनकी नियुक्ति चाहे सिपाही की हो, चाहे महानिदेशक की हो, राजनीतिक तौर तरीके से होती है, गुणवत्ता, योग्यता और अहर्ता के हिसाब से नहीं होती। यही अगर सब कुछ माननीय अदालतों में भी होने लगा तो खतरा और गंभीर हो जाएगा। तो अभी भी वक्त है कि माननीय न्यायालय इस बुलडोजर संहिता पर सिर्फ अपनी आत्मा को हिलते हुए न देखे, बल्कि इस देश की जो नौकरशाही है उसको हिलाए, इस देश की उन स्वच्छंद सरकारों को सबक सिखाए जो कि माननीय न्यायालय के फैसलों को, न्यायालय के निर्देशों को ठेंगे पर मारती हैं और अपनी सरकार को बुलडोजर के सहारे चलाना चाहती हैं और एक जाति विशेष के खिलाफ ये अभियान जारी रखना चाहती हैं। मुझे उम्मीद है अपनी भारतीय न्याय व्यवस्था पर, उसमें भले लोग भी बैठे हैं, जमीर वाले लोग भी बहुत बड़ी संख्या में हैं, इक्का दुक्का 4-6 वर्मा भी होंगे, मिश्रा भी होंगे जो महिलाओं की अस्मिता को नहीं पहचानते, जो उसके कोमलांग को छूने या उसके अंतर वस्त्रों को फाड़ने की कोशिश को अपराध नहीं मानते हैं। लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे न्यायाधीश भी हैं जो आज भी अपने पद की गरिमा को समझते हैं, पद की गरिमा को बचाए रखने के लिए की कोशिश करते हैं और सार्वजनिक जीवन में ऐसा कोई आचरण नहीं करते जिससे कि भारत की न्यायपालिका के प्रति जनता का जो विश्वास है उसमें कोई कमी आए। तो देखिए, इंतजार की घड़ियां करीब हैं। जस्टिस वर्मा का, जस्टिस मिश्रा का मामला इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, बशर्ते कि हमारी जो न्यायपालिका है कुछ निर्णायक और ठोस कदम उठाए। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चक्षुदर्शी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।